ये जो क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था एग्जाम में यूजीसी नेट जून 24 में, वही क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन का है, ठीक है। और इसमें हमने खास ये किया है कि आपका एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में भी है इंग्लिश में भी, दोनों एक साथ किए हैं, एक्सप्लेनेशन भी और ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश में साथ साथ है, ठीक है। आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन होगा इसमें कमेंट्स करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A British official of the East India Company who was interested in higher learning in India was, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक था, उसका नाम क्या था? जो चाहता था कि भारत में हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उसका नाम जो था आपका विलियम जोन्स। क्या नाम था? विलियम जोन्स जो था एक अधिकारी था जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक था। क्यों इच्छुक था उसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए विलियम जोन्स जो था एक ब्रिटिश स्कॉलर था। क्या था? एक ब्रिटिश स्कॉलर था एंड जज who founded the Asiatic Society of Bengal। 1784 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किए थे ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी। उन्होंने इंडियन फिलोसफी को प्रमोट किया, संस्कृत को प्रमोट किया, लॉ को किया, लिटरेचर एंड साइंसेस। ओके, हिज डीप इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट था इंडियन का जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज है, जो अतीत का मतलब कि हम लोग का नॉलेज है, उसमें इनका ज्यादा ये था कि उसके बारे में जाने, ठीक है। इस तरह से विलियम जोन्स एक ब्रिटिश विद्वान और न्यायाधीश थे, ठीक है। इन्होंने 1784 में क्या किए? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कौन? विलियम जोन्स ही स्थापित किए थे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन थे जिसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? वो विलियम जोन्स थे जिन्होंने स्थापना की थी। और ये जो है भारतीय दर्शन, संस्कृत, कानून, साहित्य और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके। इससे क्या होगा? इस सब जो उसको बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने भारत के प्राचीन ज्ञान में बढ़ी रुचि दिखाई। जो प्राचीन ज्ञान है भारत का, उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा रुचि दिखाई और उसे संरक्षित करने व पढ़ने का प्रयास किया, जिससे भारत में उच्च शिक्षा और प्राच्य अध्ययन दोनों की नींव पर, यानी कि उच्च शिक्षा भी और प्राच्य शिक्षा भी जो हम लोग का सदियों से चला रहा शिक्षा है, दोनों का नींव पर ही, ठीक है। इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 देखते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सपोर्टेड द आइडिया ऑफ, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से विचार का समर्थन किया गया। किस विचार का समर्थन किया गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। साइंस ओनली एजुकेशन, जी नहीं, साइंस ओनली एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया गया। फ्रेगमेंटेड रिसर्च, खंडित अनुसंधान को सपोर्ट किया गया क्या? नहीं। 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो फ्रेगमेंटेड रिसर्च को भी प्रमोट नहीं किया गया। रिगरस स्पेशलाइजेशन, इसे भी प्रमोट नहीं किया गया। सेग्रीगेटिंग ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, इसे भी नहीं किया गया। इसमें देखिए नन ऑफ दीज होगा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। क्यों सही नहीं है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों सही नहीं है। नन ऑफ दीज होगा, इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डज नॉट सपोर्ट साइंस ओनली एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, फ्रेगमेंटेड रिसर्च को सपोर्ट नहीं करता है, रिजिड स्पेशलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है, कठोर विशेषज्ञता या सेपरेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस को सपोर्ट नहीं करता है। अब सपोर्ट करता किसको है, इस चीज को देख लिया जाए। देखिए एक्चुअली जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट प्रमोट द होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को ये सपोर्ट करता है। यानी कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए साइंस पढ़ रहा है तो वो आर्ट्स के फील्ड में जा सकता है, जो आर्ट्स पढ़ रहा है वो साइंस के फील्ड में आ सकता है, जो कॉमर्स पढ़ रहा है वो भी आर्ट्स पढ़ सकता है, वो भी साइंस पढ़ सकता है। इस तरह से कोई बाउंडिंग नहीं है कि जो पहले क्या था, पहले बाउंडिंग था कि जो साइंस पढ़ रहा सिर्फ साइंस ही पढ़ेगा, वो आर्ट्स में नहीं जा सकता। लेकिन एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो साइंस पढ़ रहा आर्ट्स भी पढ़ सकता है, जो आर्ट्स पढ़ रहा कॉमर्स भी पढ़ सकता है।
यानी कि एजुकेशन में क्या लाया गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाया गया, इनकरेजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स को मिला करके ये किया गया। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न तो केवल विज्ञान की शिक्षा, न खंडित अनुसंधान, न कठोर विशेषज्ञता और न ही मानविकी विज्ञान को अलग करने का विचार का समर्थन करती है, ये नहीं करती है समर्थन, ठीक है। और क्या समर्थन करती है, तो इसके विपरीत जो है एक समग्र लचीली बहुविषयक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक विषय को समन्वय शामिल है। इस तरह से इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा, उपरोक्त में से कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। आप लोग को जहां भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो हमारे टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन आइडेंटिफाई इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चिन्हित किए गए गुणवत्ता युक्त शिक्षा के संगठक हैं, जो जून 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या, देखिए एजुकेशन में कभी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन का हाथ नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संगठक नहीं है। हाँ, करिकुलम है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिना पाठ्यक्रम बेस है, पेडागोगी है, शिक्षा शास्त्र होता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए प्रॉपर, और हायर फी नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो खास करके जो पुअर फैमिली से होते हैं स्टडी करते हैं, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी होता है कि जितना कम से कम फी हो। अभी तो सरकारी स्कूल में कोई ज्यादा फी नहीं लगता है, चाहे आप कॉलेज में भी जाते हैं तो ज्यादा फी का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है सरकारी स्कूल में, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन मान लीजिए ये तो ऐसा ही कट गया कि हायर फी होना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल एफिलिएशन होता नहीं है, तो बी सी डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही निकल कर आ जाएगा। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आप ऑप्शन को काटना सीखे कि ऑप्शन कैसे हटेगा। अगर ये चीज सीख लेते हैं ऑप्शन काटने के लिए और हटाने के लिए, तो आप इजिली इस तरह के आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको बहुत सारे मतलब कि मिलता हुआ छोटा क्वेश्चन, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन यूजीसी नेट 24 का क्वेश्चन है और इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये नहीं कि हम एक लाइन का आपको क्वेश्चन दे देंगे, 4 छोटा ऑप्शन दे देंगे, बना देंगे, वो नहीं है। एकदम डीपली जो क्वेश्चन होता है इस तरह से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसा क्यों है, इसको देख लिया जाए क्यों है। चलिए, नोट ए कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन जो होता है क्वालिटी नहीं होता है हायर एजुकेशन का। हाँ, करिकुलम होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट में मूव किया जा सकता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। पेडागोगी जो होता है एक्चुअली ये इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल पेडागोगी है, जो कि शिफ्ट करता है, रूट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता। रूट लर्निंग क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं मान लीजिए 1 से 5 स्टैंडर्ड होते हैं या 5 से 10 स्टैंडर्ड जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, रटने पे जोर देते हैं कि रट्टाफिकेशन जो भी है रट लिए। लेकिन जब आप इस चीज को कंसेप्ट में यदि समझ के कोई चीज करते हैं या उसको करके सीखते हैं, तो क्या होता है वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। यदि आप सिर्फ रट लेते हैं तो कुछ समय बाद हो सकता है आप उसको भूल जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया गया कि आप कंसेप्ट को बूस्ट किया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। और डी क्या है आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट। अब जब पढ़ाते रहते हैं तो बार बार मतलब कि कुछ पूछ लेना, बीच में समझ में आया या कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ देते हैं, तो क्या होता है इस तरह से मतलब कि आप ये जान सकते हैं कि बच्चा कितना बच्चे को समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। एट ए टाइम आप उस चीज को जज कर सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ समझा रहे उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं रहेगा, ना ही बच्चा सही से समझ पाएगा। यदि कोई टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर बीच में क्वेश्चन नहीं करते ऐसा क्यों हुआ, क्या तुमको इस बारे में समझ आया, या उस टॉपिक से कुछ नया क्वेश्चन दे देना और तुरंत पूछ करके जस्टिफाई कर लेना। इससे क्या होता है कि बच्चे मतलब कि आप उसका एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि पॉइंट नहीं आ रहा है। ये
बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है, यानी कि सतत योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई है जिससे छात्र की प्रगति निरंतर मापी जा सके। हायर फी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सी डी दो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए 4 क्या है, which of the following norms, क्या है इसमें, norms are prescribed for the foreign universities to set up their कैंपस इन इंडिया। मान लीजिए कोई भारत में बाहरी यूनिवर्सिटी चाहता है हम स्टैब्लिश करें, उसके लिए यूजीसी ने क्या क्राइटेरिया दिया है कि आप अगर इतना ये सब क्राइटेरिया है तो आप इंडिया में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन भारत अपना परिसर स्थापित करने हेतु तो विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए पहला नंबर क्या है, फॉरेन यूनिवर्सिटी मस्ट इन्वेस्ट इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। जी नहीं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है आपको मैन्युफैक्चरिंग एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तब एजुकेशन फील्ड से देखेंगे ना, कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से देखेंगे मैन्युफैक्चर में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, ये तो ऐसा ही कट रहा है, और ऐसा ही हट रहा है ना। हाँ, दे शुड हैव, देखिए अगर आप चाहते हैं, कोई विदेशी विश्वविद्यालय चाहता है कि हम भारत में एंट्री ले, तो आपका कम से कम क्या होना चाहिए कि 500 ग्लोबल रैंकिंग में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप जो है सो यहाँ पर विश्वविद्यालय ओपन कर सकते हैं। एक चीज और, दे शुड हैव सिक्योर्ड पोजीशन विद इन, यानी कि सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में भी आपका 500 रैंक के अंदर होना चाहिए, तभी आप जो है इंडिया में विश्वविद्यालय ओपन कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से बीसी सही हो गया, चूंकि आपका रैंक चाहिए। दे शुड, डी क्या आपका ऑप्शन है कि दे शुड एम्प्लॉय ओनली इंडियन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, उन्हें शिक्षण और शिक्षणेतर कार्य के लिए केवल भारतीयों को, जी नहीं, यहाँ जो है केवल भारतीयों को नियुक्त नहीं करना है, जो भी स्पेसिफिक एरिया में जो एक्सपर्ट है, जो फील्ड एक्सपर्ट है स्पेसिफिक एरिया में, उनको नियुक्त करना है ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, ऐसा यूजीसी का कहना है। दे शुड पोजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक एरिया, यानी कि उन्हें विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट और सुविधा युक्त होना चाहिए, ताकि वो एजुकेशन को प्रमोट कर सके, बढ़ा सके। यानी कि बी सी और ई ऑप्शन सही है। तो बी सी ऑप्शन किस में आ रहा है, ए बी बी बी, तो बी सी ई ऑप्शन यानी कि 4 आ रहा है। आपका आंसर जो है 4 यहाँ पे सही हो निकल का आया। चलिए ऐसा क्यों हुआ, मैंने पहले भी कर दिया, फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट हायर सेक्शन में नहीं होना चाहिए, टॉप 500 में रैंकिंग आना चाहिए, तभी जो है सो वो मतलब इंडिया में ओपन कर सकता है, और विषय वार भी होना चाहिए टॉप 500 रैंकिंग के अंदर, ठीक है। और इंडियन स्टाफ को रखना मैंडेटरी नहीं है कि आप इंडियन स्टाफ को, इंडियन एम्प्लॉय को ही रखें, ऐसा यहाँ पे नहीं रखना है, सीधा बात है नहीं रखना है। जो एक्सपर्ट है आप उसको रखिए, चाहे इंडिया का हो या वो विदेश का हो, एक्सपर्ट को रखना है ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। मेन मकसद ये है यूजीसी का। चलिए, यूजीसी ने अनिवार्य नहीं किया केवल भारतीयों को नियुक्त किया जाए, विश्वविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक एरिया, हाँ, जो भी आप एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाए, यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी विद एक्सेप्शनल एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन में ऑल्सो इन्वाइटेड इन एस्टैब्लिश कैंपस। जिन विदेशी विश्वविद्यालयों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त है, वे भारत में परिसर स्थापित करने के लिए पात्र माने जाते हैं, वो यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से बी सी और ई आपका ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 क्या है, 5 आपको एक्चुअली जून 24 नेट का क्वेश्चन था, मैचिंग करवाना, क्या करवाना है, मैचिंग करवाना आपका 5 नंबर, ठीक है। तो इसका 5 का मैचिंग करवाना है। क्या है पहला, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो था आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का रहा, क्या रहा, 5 ईयर प्लान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का रहा। फिर क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये 2 रूरल इंस्टीट्यूट वर्धा एंड मैसूर रहा, फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान, ठीक है। नहीं, स्पेशलाइज क्या हो जाएगा आपका, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, तो स्पेशलाइज एक्स्ट्रा 4 हो जाएगा। 3 4 क्या हो जाएगा, 3 4 देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, निकल के 3 नंबर आ रहा है।
क्या रहा 3 नंबर, यानी कि फिर सी क्या है, थर्ड 5 ईयर प्लान एजेंसी सेटअप, क्या हुआ एजेंसी सेटअप। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान कौन सा बच रहा है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑटोनोमस कॉलेज। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। मैचिंग करवाने वाला क्या होता है कि आपको अगर याद रहता है तो आप मैचिंग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको पूरा एजुकेशन पॉलिसी याद रखना होगा, ठीक है, तब आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। देखिए 5 ईयर प्लान जो होता है, 5 ईयर प्लान थर्ड सही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी में होता है। एक्चुअली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में यूजीसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या होता है, टू रूरल वर्धा मैसूर, क्या है फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू रूरल वर्धा मैसूर होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि सी का एक, हाँ सी का एक हो जाएगा, बी का आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा लग रहा है यहाँ 4 होगा, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा। चलिए अब क्या है, सेकेंड 5 ईयर प्लान एजेंसी सेटअप है। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या है, सेकेंड 5 ईयर प्लान एजेंसी सेटअप हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान क्या है, ऑटोनोमस कॉलेज। थर्ड 5 ईयर प्लान जो होता है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान ऑटोनोमस कॉलेज हो गया। और फिर लास्ट है फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपका स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट स्टडी होता है, क्या होता है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट स्टडी, यानी कि स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी। इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन होगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, 3 4 1 2, यानी कि इसमें जो है ए बी सी डी, एक बार रुकिए, ई ऑप्शन जो है छूट रहा है, क्या है ई ऑप्शन यहाँ पे एक जो है ई यहाँ पे छूट रहा है, इसको हम एडिंग कर देते हैं। चलिए ई का जो आपका हो जाएगा, ई का ई का 4 हो जाएगा, ठीक है, ई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 लगा देते हैं ई का। और ये जो बी का है, बी का 5 हो जाएगा, बी का जो है आपका बताए थे बी का 5 हो जाएगा, ठीक है, और बी का 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है, इसमें आपको जहां भी डाउट हो एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा और आप कमेंट्स कर सकते हैं जो भी दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक ऑप्शन को यहाँ पर चूंकि ई ऑप्शन एक छूट गया था इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड कर दिया, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस तरह से आपका ऑप्शन का निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है ए का 3, बी का 3, ई का 4, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ई का 4 बाद में कर दिया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। 6 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिश्ड इन क्रॉनिकल ऑर्डर, मतलब कि जो निम्नलिखित में से मुक्त विश्वविद्यालय की उनकी स्थापना वर्ष काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट हुआ है उसके मतलब कि क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि कालक्रम, जो भी उसका मतलब कि समय के अनुसार आपको अरेंज करना है, क्या करना है समय के अनुसार अरेंज करना है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कालक्रम देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं। आपका कालक्रम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा। सबसे पहले कोटा ओपन यूनिवर्सिटी आया, कोटा, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कोटा आया, कोटा के बाद आपका यानी कि कोटा के बाद आया आपका यशवंत राव, ठीक है, सेकेंड ईयर यशवंत राव हो जाएगा। यशवंत राव के बाद आपका आया मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी आया, 3 नंबर मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी हो जाएगा। और फिर आपका आया कर्नाटका स्टेट, ठीक है, चौथा ये कर्नाटका स्टेट हो जाएगा। और लास्ट में जो है सो आपका यूपी राज ऋषि विश्वविद्यालय ये आया, यानी कि इस तरह से भी 2 ऑप्शन आपका राइट हुआ। चलिए अब कौन सा विश्वविद्यालय किस साल में आया इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, कौन सा विद्यालय किस साल में आया। तो यहाँ जो है
कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये नव वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1987 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, 1987 में हुआ, जो भारत का पहला राज्य मुक्त विश्वविद्यालय था। यशवंत राव चमन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी ये 1989 में आया, डेट बाय डेट लिखा हुआ है। फिर मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी ये आपका 1991 में आया। फिर कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी 1996 में आया। यूपी राजऋषि टंडन 1999 में आया। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7 भी क्या है, मैच करना है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द स्टेटमेंट 1 और 2। ये देखिए मुक्स क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रेंट 1। क्या है यहाँ पे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इसमें किस क्वाड्रेंट में किसका कंपोनेंट है वो आपको कंपोनेंट बताना है। ठीक है, तो ए क्वाड्रेंट 1 जो होता है आपका ई ट्यूटोरियल होता है। क्या होता है, ई ट्यूटोरियल, ई स्टडी जो होता है क्वाड्रेंट 1 का हिस्सा है। और क्वाड्रेंट 2 जो होता है आपका, क्वाड्रेंट 2 क्या होता है, क्वाड्रेंट 2 आपका जो होता है ये ई कंटेंट होता है। क्या होता है, ई कंटेंट, ई कंटेंट बल्कि ई क्या होगा, ई वेब साइंस। क्या होता है आपका, वेब साइंस जो होता है क्वाड्रेंट 2 होता है आपका वेब साइंस। ठीक है, और क्वाड्रेंट थर्ड जो होता है सी का, क्वाड्रेंट थर्ड आपका हो जाएगा ई कंटेंट। क्या हो जाएगा, ई कंटेंट। और क्वाड्रेंट 4 जो हो जाएगा, जो चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट 4 हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। जो सेल्फ असेसमेंट किया जाता है वो आपका क्वाड्रेंट 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो है यहाँ पे निकल के 2 आएगा। ठीक है, 2 आंसर आपका सही होगा। यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट 1 क्या है, क्वाड्रेंट 1 जो आपका है ई ट्यूटोरियल, इस क्या होता है, चूंकि इसमें दिस इंक्लूड द वीडियो लेक्चर बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट होते हैं उसमें वीडियो लेक्चर देते हैं। क्वाड्रेंट 2 क्या आता है, वेब रिसोर्स होता है। क्वाड्रेंट 2 क्या होता है आपका, वेब, क्वाड्रेंट 2 जो होता है वेब रिसोर्स होता है। एक मिनट देखा था, क्वाड्रेंट 2 क्या होता है, वेब रिसोर्स, वेब संसाधन, इंक्लूड द एडिशनल स्टडी मटेरियल, वेब लाइक लिंक्स, सोर्सेस, रेफरेंस दिया जाता है पेपर्स का। क्वाड्रेंट थर्ड क्या होता है, ई कंटेंट। क्या होता है क्वाड्रेंट थर्ड आपका, ई कंटेंट दिया जाता है क्वाड्रेंट थर्ड में ई कंटेंट रहता है। डी क्वाड्रेंट 4 में क्या रहता है, सेल्फ असेसमेंट, जो कि सेल्फ असेसमेंट किया जाता है वो क्वाड्रेंट थर्ड में होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन 1, 3, 2, 4 सही होगा। क्या होगा, 1, 3 1, 3, 2, 4 यही है ना, 1, 3, 2, 4 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, where did nuns and monks mediate, debate and discuss with learned with their quest for, यानी कि नॉलेज। भिक्षुनियां, एक मिनट रुकिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, जो भिक्षुनियां होते हैं, भिक्षु अपने ज्ञान के अन्वेषण के लिए कहाँ पर ध्यान, उपासना और विद्वानों के साथ वाद संवाद विचार विमर्श करते थे, वो आपको बताना है। देखिए ये सब जो पहले एजुकेशन सिस्टम था, वो लोग जो एजुकेशन हायर एजुकेशन का ही क्वेश्चन सर, जो एंशियंट टाइम में जो मतलब कि मंक्स और नन्स जो थे, ये लोग मोनेस्ट्री, जिसे हम विहारों कहते हैं, विहारों में रह करके अपने ज्ञान का अन्वेषण करते थे। यानी कि मोनेस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज द विहार, सो विहार भी कहा जाता था। इन एंशियंट इंडिया वेर सेंटर्स ऑफ लर्निंग, मेडिएशंस एंड फिलोसॉफिकल डिबेट। These were places where बुद्धिस्ट मॉन्क्स बुद्धिस्ट जिसको भिक्षु कहा जाता था, एंड नॉन्स मतलब भिक्षुनियां, लिव्ड, मेडिएटेड स्टडी, स्कैपेटिज, एंगेज डिबेट विद स्कॉलर, यानी कि वो लोग वहां पर स्टडी भी करते थे। यानी कि विहार प्राचीन भारत में भिक्षुओं और भिक्षुनियों के निवास एवं अध्ययन केंद्र हुआ करते थे। यहाँ वे अध्ययन करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे और विद्वानों के साथ वाद विवाद विचार विमर्श करते थे। यह स्थल बौद्ध शिक्षा और
बौद्ध दर्शन के लिए बहुत ही फेमस था। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, विहारो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, सीरीज का 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग थीम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल अकॉर्डिंग टू देयर गोल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो गोल दिया गया है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है गोल को। जैसे जेंडर इक्वलिटी हो गया, जेंडर हंगर हो गया, पीस एंड जस्टिस हो गया। टोटल 17 गोल होता है। कितना होता है, 17 गोल होता है। देखिए एसडीजी, आपका एसडीजी इंपॉर्टेंट है, एसडीजी और क्या होता है एमडीजी, और ये किस किस एमडीजी, ठीक है। एसडीजी जो था अभी चल रहा है, जो 15 से 30 तक जो चलेगा आपका एसडीजी ही चलेगा, और अभी एसडीजी चल रहा है और 2000-2015 एमडीजी चला। इस तरह से आपका यहाँ होगा। और बताना है कि गोल जो 17 गोल है वो और 169 टारगेट होता है। 17 गोल सीक्वेंस बाय बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, सीक्वेंस। देखिए जीरो हंगर जो भूखमरी है वो गोल 2 है, क्वालिटी एजुकेशन गोल 4 है, जेंडर इक्वलिटी गोल 5 है, क्लाइमेट एक्शन गोल 13 है, पीस एंड जस्टिस गोल 16 है। यानी कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा, BEADC क्या हो जाएगा, BEADC, यानी कि 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, BAD, सॉरी क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, BE ये नहीं होगा, क्या होगा, BEADC, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। राइट क्यों होगा, यहाँ बता दिए। राइट इसलिए होगा क्योंकि इसका कौन सा मतलब गोल किस, जैसे जीरो हंगर हो गया, ये किस गोल में आता है, गोल 2 में आता है। क्वालिटी एजुकेशन गोल 4 का है, जेंडर इक्वलिटी गोल 5 का है, क्लाइमेट एक्शन गोल 13 का है, पीस एंड जस्टिस शांति चाहिए तो गोल 16 का है। इस तरह से इसको अरेंज किया गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का, जो है सो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन आयुष जो है पूर्व स्नातक शिक्षा के भाग है, वो आपको बताना है। देखिए इसमें सिद्धा क्या है, सिद्धा जो है उसका ही पार्ट है। सिद्धा हो गया, और सोवा रिगा, उसके बाद योग शास्त्र को अलग रखा गया है, उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि ए, सी और डी, ACD आपका ऑप्शन राइट होगा। क्या है, ACD, यानी कि ABD नहीं होगा, ABD क्या है, सिद्धा, सोवा रिक्पा जो होता है, यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्धा, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी आर ऑफिशियली पार्ट ऑफ आयुष। यानी कि क्या क्या आपका है, सिद्धा हो गया, सोवा रिक्पा हो गया और होम्योपैथी हो गया। सिद्धा, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी क्या है, सिद्धा, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी, यानी कि A, B और D क्या है, तीनों जो है आपका होम्योपैथी आयुष का पार्ट है। किसका, आयुष का पार्ट है। योगा अलग हो जाता है, संजीवनी इसका पार्ट। योगा क्या होता है, योगा का एक्चुअली जो भी क्या देखता है कि पीजी में एक अलग सब्जेक्ट योगा का हो गया है, उसका अलग से पढ़ाई होता है योग के बारे में। तो A, B और D, ABD किस में आ रहा है, ABD थर्ड में आ रहा है। किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही होगा। ठीक है, थर्ड क्यों सही होगा इस चीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिद्धा, सोवा रिक्पा ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे, जो ऑफिशियली पार्ट ऑफ द सिद्धा, सोवा रिक्पा होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व स्नातक शिक्षा का मान्यता प्राप्त हिस्सा है। और योगा शास्त्र इज नॉट इंडिपेंडेंट यूजी कोर्स इन आयुष। योगा जो होता है उसका अलग कोर्स होता है, उसको हम आयुष में सम्मिलित नहीं करते हैं, उसका अलग रखा जाता है। यानी कि योग शास्त्र जो होता है अलग पार्ट है। संजीवनी इज ए मैथोलॉजिकल टर्म इन नॉट ए मेडिकल। संजीवनी एक मैथोलॉजिकल टर्म है कि हम लोग पौराणिक शब्द से विश्वास करते हैं। संजीवनी बूटी जो भी है वो चिकित्सा प्रणाली में यूज नहीं होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन ABD सही है।
आप लोग को इसमें जहां भी कंफ्यूजन लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। प्लस जो भी देखिए एक नया सीरीज शुरू हुआ है जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जून 24 से हमने स्टार्ट किया है और पूरा जो भी हायर एजुकेशन में क्वेश्चन पूछा गया है सब क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। आप लोग इसको, अब जहां भी कंफ्यूजन लगेगा आप कमेंट्स कर सकते हैं।